Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था रिएक्ट नेटिव एलिमेंट की लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है। फिर हमने देखा था कैसे हम कोई भी गूगल फ़ॉन्ट हो या फिर कोई भी फ़ॉन्ट को कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे उसको सेटअप करते हैं। फिर हमने देखा था आइकन्स की लाइब्रेरी आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या ऑप्शंस हैं उसको यूज़ करने का। तो आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे रिएक्ट नेविगेशन कि हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे कैसे नेविगेट कर सकते हैं, कैसे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में पैरामीटर पास कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे बॉटम टैब्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्या उसकी बेस्ट अप्रोच है और अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम उसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे ऑटो इंपोर्ट कैसे करते हैं फाइल्स का, बेबल में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है ताकि हम जो भी चेंजेस करें उसके लिए हमको डॉट डॉट लगा के कोई भी फाइल को इंपोर्ट ना करना पड़े, डायरेक्ट हम फोल्डर से इंपोर्ट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमको चाहिए ये बॉटम टैब्स, ठीक है। तो बॉटम टैब्स के लिए हमको करना क्या होगा, जैसे कि हमने पहले भी डिसाइड किया था कि हम रिएक्ट नेविगेशन का यूज़ करने वाले हैं। और कभी भी अगर आप कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं, पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं, हमेशा उसके डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करिए। और डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन एक ऑफिशियल अकाउंट से बना होगा उसमें आपको मैक्सिमम सारी चीज़ कवर कर दी होती है। बस आपको थोड़ा सा पढ़ना होता है, उसको समझना होता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे करंट वर्जन जो है 6 सिलेक्टेड है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, हमेशा स्टेबल वर्जन ही आपको इंस्टॉल करना है। अगर मैं 7 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं दिस इज अनरिलीज्ड डॉक्यूमेंटेशन फॉर 7.x। तो हम क्या करते हैं, जो स्टेबल वर्जन है 6 के साथ कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी 7 में मेजर चेंजेस आ जाए जिसकी वजह से हमको अपग्रेड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ये 6 के साथ ही चलते हैं। अब जैसे कि इसमें गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, अब इन्होंने बता रखा है कि आपके ऐप की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या-क्या है। और अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, एक्सपो यूज़ कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए। तो जो एक सबसे पहली डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पे ये है, इस वाले पैकेज की है। तो हम सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और साथ के साथ ही चेक करते चलेंगे यहाँ पे। तो हमारा ये रिएक्ट नेविगेशन नेटिव यहाँ पे इंस्टॉल हो गया और वर्जन 6.1.7। स्क्रीन्स की ज़रूरत है और सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट की। पर सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था अभी रिएक्ट नेटिव एलिमेंट जब हमने इंस्टॉल किया था। तो हम इसका क्या करते हैं, हमको सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप पूरा भी कॉपी करके दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो एक्चुअली में वो उसको चेक कर लेगा कि वो ऑलरेडी इंस्टॉल है या नहीं है। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा ये स्क्रीन्स भी इंस्टॉल्ड हो गया है, ठीक है। फिर है नेविगेशन कंटेनर। अब इन्होंने बता रखा है कि आपको एक कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा नेविगेशन का, ताकि उसके अंदर जितने भी आप पाथ का नेम दो, जितने भी आप स्क्रीन्स के नेम डिफाइन करो या कुछ भी, जहाँ पे जिसके बीच में भी आपको नेविगेशन करना है वो एक कंटेनर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और ट्राई करके देखते हैं पहले कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कुछ भी इंस्टॉल कर रहे हैं उसको ट्राई करके जरूर देखें। एकदम से सारे पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो आपको फिर डिबग करने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है कहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम करते क्या है कि यहाँ पे स्क्रॉल व्यू वगैरह ये सब हटा देते हैं और इसको यूज करते हैं, ठीक है। वो तो था कि हमने कंटेनर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब अगली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको टैग्स की जरूरत है, ताकि मल्टीपल, जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, आपके पास 4 टैब्स हैं, बॉटम टैब। तो अगर आप उस टैब के अंदर भी अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन्स हैं तो वो एक स्टैक के फॉर्मेट में रहेंगी। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा स्टैक का, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो स्टैक एंड क्यू का आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अपने कंप्यूटर साइंस में, जनरली ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है।
तो यहाँ पे वो स्टैक वही है कि आपको, आप जो भी स्क्रीन को ओपन करोगे वो एक के ऊपर एक आएगी, ठीक है। जैसे कि अभी आप होम स्क्रीन पे हो, होम स्क्रीन के अंदर ही आपका प्रोफाइल स्क्रीन है, तो वो क्या करेगा, होम स्क्रीन के टॉप में प्रोफाइल स्क्रीन को खोलेगा। उसके अंदर भी अगर आप कोई स्क्रीन है तो वो उसके टॉप में खुलेगी। तो इसका वर्किंग समझने के लिए अगर आप बैक दबाओगे तो आप बैक करोगे तो आप उस स्क्रीन पे जाओगे जिसको आपने पहले खोला था, फिर बैक करोगे तो आप होम पे आओगे, ठीक है। तो हमें स्टैक की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब अगर हम आगे जाएंगे तो देखो इन्होंने बता रखा है कि आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि पहले आप इसको इंपोर्ट करिए। चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि आपके पास दो स्क्रीन होनी चाहिए जिसके बीच में आप नेविगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, कोई दो स्क्रीन बना लेते हैं जल्दी से। तो हम अपने स्क्रीन्स फोल्डर के अंदर जाते हैं। चलिए यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। अभी के लिए डमी मैं बस होम नाम से बना लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर लिख देते हैं होम स्क्रीन डॉट जेएस, ठीक है। तो ये होगी होम स्क्रीन। और ऐसे ही सेटिंग्स के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, सेटिंग्स स्क्रीन डॉट जेएस, और इसको भी क्रिएट कर लो। तो अब हमारे पास दो स्क्रीन रेडी हैं, एक होम स्क्रीन और एक सेटिंग स्क्रीन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि एक स्टैक को क्रिएट करिए, ठीक है। हम स्टैक को यहाँ पे आसान क्रिएट कर लेते हैं। फिर इसको यूज करने का तरीका आप कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो जो स्टैक अभी हमने यहाँ पे क्रिएट करा है उसमें नेविगेटर का हम यूज करते हैं ताकि हम उस स्क्रीन के अंदर नेविगेट कर पाएं। और यहाँ पे उसका आपको नाम डिफाइन करना होता है, जैसे कि होम स्क्रीन है, पर होम स्क्रीन का हमको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ये अभी मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, अभी इसको ही थोड़ी देर में अच्छे से कैसे करते हैं वो करके दिखाता हूँ। पहले हम टेस्ट कर लेते हैं ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा हम यूज कर लेते हैं सेटिंग्स, ठीक है। और यहाँ सेटिंग स्क्रीन भी इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसको हेडर कॉन्फ़िग वाज नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि अभी हमने पैकेज इंस्टॉल करा है परंतु इसको रीस्टार्ट नहीं किया है। यहाँ पे हमको एक एरर आ गया है, टेक्स्ट मस्ट बी रेंडर विद इन द टेक्स्ट, ओके। तो हमको करना क्या है, होम स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमने इसको रिएक्ट, ओके, एज ए रिएक्ट कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर लिया है, जबकि ये ऐसे नहीं होगा। इसको करना क्या था, इसको हमें आर एन एफ ई एस ऐसे इंपोर्ट करना था। वो एक्चुअली में हमने रिएक्ट के तरीके से इसको इंपोर्ट कर लिया था, इसलिए वहाँ पे डिव वगैरह ले लिया था। जबकि रिएक्ट नेटिव में हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, डिव की जगह व्यू होता है और कोई भी जो डेटा डिस्प्ले करना होता है उसकी जगह टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं। सिमिलरली ये एरर यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी हटा देते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट होम को रन किया है। क्यों? क्योंकि ऐप के अंदर हमने सबसे पहले होम को दिखा रखा है। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, सेटिंग्स को ऊपर ले आऊं, तो आप देखोगे ये सबसे पहले सेटिंग स्क्रीन को रन करेगा, ठीक है। जैसे मैं आर प्रेस करता हूं, आप देखोगे जो हम टॉप में हम जिस भी स्क्रीन को रखेंगे ये उसको ले लेगा। वैसे इसका एक और तरीका है कि आप जो है वहां पे इनिशियल स्क्रीन को मेंशन कर दें, ठीक है। इनिशियल राउट अगर आप, जैसे इन्होंने बोल रखा है इनिशियल राउट आप जो भी मेंशन करोगे तो आप वो वाला यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे अभी क्या है, अब मैंने सेटिंग्स को ऊपर कर दिया है तो वो सेटिंग्स को दिखा रहा है। पर अगर मैं इसके अंदर इनिशियल राउट का नेम
कि जिस भी स्क्रीन का नाम दे दूंगा वो उस स्क्रीन को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे सेटिंग स्क्रीन जबकि हमने टॉप में रख रखी है, फिर भी इसने होम स्क्रीन को पहले रन किया है, क्योंकि हमने इनिशियल राउट का जो नेम दिया है वो होम है। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल स्क्रीन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, परंतु ये क्या है, ये एक बेटर अप्रोच नहीं है। अभी हम बेटर अप्रोच यूज करेंगे, पर ये चीज़ तो कंफर्म है कि हमारा जो है रिएक्ट नेविगेशन अच्छे से सेटअप हो गया है। स्क्रीन्स का अब नेविगेट करके देख लेते हैं ताकि हमको ये और कंफर्म हो जाए कि एक स्क्रीन से हम दूसरी स्क्रीन पे जा रहे हैं कि नहीं। तो हम यहाँ करेंगे क्या, हर एक जब भी हम स्क्रीन्स यूज करते हैं, जो एक्चुअली में हमने पैकेज के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हमने स्क्रीन्स का यूज करा है, ठीक है। तो ये स्क्रीन का यूज एक्चुअली में अब आपको पता चलेगा। तो हर स्क्रीन में अब क्या है कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं एक प्रॉप्स देखूं तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि हमको एक नेविगेशन नाम का एक प्रॉप हर एक स्क्रीन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं जैसे कि यहाँ पे बटन को इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ लिख देते हैं ऑन प्रेस। रिएक्ट में क्या होता है, ऑन क्लिक होता है, परंतु यहाँ पे रिएक्ट नेटिव में ऑन प्रेस हो जाता है, ठीक है। ऑन प्रेस पे हमको करना क्या है, नेविगेशन डॉट नेविगेट, कहाँ नेविगेट करना है, सेटिंग्स पे। और ये आप ध्यान रखें जो आप नाम पास कर रहे हो वो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम मेंशन होना चाहिए, वरना क्या है कि वो उसका एरर थ्रो करेगा, कहेगा कि वो स्क्रीन का नेम एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और हम इस बटन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो और सेम ही हम क्या करते हैं, सेटिंग स्क्रीन में चले जाते हैं और वहां पे भी तो अब जैसे होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे अगर अब मैं यहाँ टैप करता हूँ गो टू सेटिंग्स, अब आप देखोगे मैं सेटिंग्स में आ गया हूँ और गो टू होम करने पे एक्चुअली में मैंने यहाँ पे होम नहीं लिखा है, इस वजह से वो नेविगेट नहीं कर रहा है। अगर अब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं वापस होम पे आ जा रहा हूँ। और अभी आप एक चीज नोटिस करिए कि जब भी मैं एक सेटिंग्स पे जा रहा हूँ तो एक बैक आइकन आ रहा है, मतलब कि हम बैक आ सकते हैं वहां से प्रीवियस स्क्रीन पे। तो यहाँ पे एक्चुअली में वो स्टैक्स यूज कर रहा है, क्योंकि होम स्क्रीन के टॉप में ही वो सेटिंग स्क्रीन को डिस्प्ले कर रहा है। तो मतलब कि हम अगर जो भी हम क्लिक कर रहे हैं तो ये होम स्क्रीन के जस्ट ऊपर सेटिंग स्क्रीन को डिस्प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि वहां पे वो बाय डिफॉल्ट एक बैक आइकन दिखाता है। अब इसका भी कस्टम सेटिंग होती है, अगर आपको ये हेडर नहीं रखना है, टॉप का जो हेडर है जो आइकन्स है सब चीज़ कस्टमाइजेबल है, हम उसको कस्टम अपने तरीके से कर सकते हैं, तो वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे अब काफ़ी तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अब आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सर्च करिए। जैसे कि मुझे टाइटल जो भी है, नेम तो मैंने होम रख रखा है परंतु उसका टाइटल मुझे चेंज करना है। अगर मैं यही चीज़ यहाँ पे पास कर दूँ इस वाले कंपोनेंट में, ठीक है। ओह सॉरी, क्योंकि मैंने ये सेटिंग स्क्रीन में डाला था इसलिए ये सेटिंग स्क्रीन में भी चेंज हो गया है। ऐसे ही अगर इसको हम होम स्क्रीन में डालते हैं तो होम स्क्रीन में जैसे कि इसको डाल देते हैं मेन टाइटल। तो अगर अब मैं होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो गया मेन टाइटल में। ऐसे ही इसमें काफ़ी तरह के कॉन्फ़िगरेशन है, काफ़ी तरह की सेटिंग्स है जो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे इन्होंने स्क्रीन के बीच में मूव करने में बता रखा है कि नॉर्मली आप क्या है एंकर टैग का यूज़ करते थे वेबसाइट में। यहाँ आपको क्या करना है, नेविगेशन डॉट नेविगेट, और जो भी स्क्रीन का नाम है उसको आप यूज़ करिए, तो आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम स्टैक्स का यूज़ करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर सकते हैं पुश एंड पॉप का। डॉट गो बैक का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ये फंक्शन है जो उसको प्रीवियस स्क्रीन पे लेके चला जाएगा। आप किसी भी स्क्रीन पे हो, अगर आप गो बैक यूज करोगे तो वो उसकी प्रीवियस स्क्रीन पे लेके चला जाएगा। अगर उससे पहले स्टैक में और कुछ नहीं है तो वो बस वहीं रहेगा, गो बैक फंक्शन वहां पे फिर काम नहीं करेगा अगर स्टैक में और कोई स्क्रीन नहीं है। जैसे कि मैंने ये बताया था कि आप पॉप कर सकते हैं टॉप से जहां से भी आपको, तो ये इसमें इसको यूज करने के तरीके हैं अलग अलग।
ये फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको यूज़ करना चाहिए, वहाँ डिपेंड करता है। ऐसे ही आप पैरम्स पास कर सकते हो, मतलब कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में आप पैरम्स पास कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने कर रखा है कि जिस भी स्क्रीन पे जाना है, उसमें आप पैरम्स पास कर सकते हो। अब मैं इसको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अब हम कर क्या रहे हैं, जैसे कि हमें होम स्क्रीन से सेटिंग स्क्रीन पे जाना है, परंतु मुझे कुछ डेटा यहाँ से वहाँ सेंड करना है एज ए पैरम्स पैरामीटर में। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम हेलो, और इसमें लिख देता हूँ मैसेज डेवलपर्स। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अब जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, मान लो मुझे सेटिंग स्क्रीन पे जाना है, ठीक है, तो ये साथ में ये डेटा भी वहाँ चला जाएगा। और उसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आपको यहाँ से ये इसको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा। तो हम सेटिंग स्क्रीन पे जाते हैं। अब जो प्रॉप्स है, प्रॉप्स के अंदर हमारे पास एक और फंक्शन होता है राउट नाम का, और राउट के अंदर आप ऐसे पैरम्स होते हैं, मतलब कि आप ऐसे कैच कर सकते हो जो भी पैरम्स आप पास कर रहे हो। नॉर्मली क्या होता था कि आप रिएक्ट में राउटर डॉट पाथ नेम या राउट डॉट लोकेशन यूज करते थे। यहाँ पे क्या है कि आप राउट डॉट पैरम्स यूज कर सकते हो, और जो आपने पास करा, जैसे टाइटल में पास कर रहा हूँ और मैसेज पास कर रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। जैसे कि तो अब हम वहाँ पे नेम और मैसेज यूज कर रहे हैं, पर अभी भी हमको दिख नहीं रहा। दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि एक्चुअली में हमने उसको कलर नहीं दिया है। तो कलर के लिए हम उसको सीधा स्टाइल यहाँ पे जल्दी से बस कलर दे देते हैं, तो अब हमारा ये वर्क करना चाहिए। देखिए, हेलो डेवलपर्स, मतलब कि जो भी हमने होम स्क्रीन से पैरामीटर पास करे थे, वो अब हम यहाँ पे कैच कर रहे हैं राउट डॉट पैरम्स का यूज करके। ठीक है, तो अगर आप इस प्रॉप्स को कंसोल लॉग करके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि एक्चुअली में इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे प्रॉप्स में हमको एक तो नेविगेशन मिल रहा है। नेविगेशन के अंदर अब हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है। गो बैक जैसे यहाँ पे है, ऐड लिसनर है, एंड मतलब कि कैन गो बैक एक तरीके से आपको ये बताएगा क्या आप इस स्क्रीन से वापस जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हो सकता है ये आपकी पहली स्क्रीन है तो आप इससे पहले जा ही नहीं सकते, क्योंकि स्टैक में और कुछ है ही नहीं। सिमिलरली यहाँ पे आप जैसे नेविगेट हम यूज कर रहे हैं, इज फोकस्ड, ये तब काम में आता है जब आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन रन करना हो। जैसे मान लीजिए अभी आप होम स्क्रीन पे वापस जाएं, पर होम स्क्रीन पे जाने पे आपको ये चेक करना है कि वहां पे मान लीजिए कोई नोटिफिकेशन आया हो अब, और वहां पे आप नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो। और वो कैसे चेक करोगे, जब इज फोकस्ड, मतलब कि उस स्क्रीन पे जब फोकस आएगा, तब आप उसको इजिली कोई भी फंक्शन कॉल कर सकते हो कि हाँ उस पर दोबारा से उस स्क्रीन पे फोकस हुआ है। तो हम एक बार फंक्शन ट्रिगर करके चेक कर लेते हैं क्या कोई नया डेटा आया है। ये बस मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, यूज करने के इसमें बहुत तरीके हो सकते हैं। ऐसे ही पॉप है, पॉप टू टॉप है, पुश है, सेट पैरम्स है, राउट है, राउट के अंदर फिर मल्टीपल ऑप्शन है, करंट स्क्रीन का नेम दिखा रहा है आपको। ठीक है, उसके अंदर जो पैरम्स पास हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो मतलब अगर आपको किसी भी स्क्रीन पे ये देखना हो कि वहाँ पे क्या क्या प्रॉप्स पास हुए हैं, उसके अंदर क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, तो सिंपली उसको कंसोल लॉग करिए और आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेविगेशन सही से काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बॉटम टैब्स इंस्टॉल करते हैं, ताकि हम जो एक्चुअल में हमारी रिक्वायरमेंट है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे थे, पर हमको मेन रिक्वायरमेंट क्या है, हमको ये बॉटम टैब्स लाने हैं। बॉटम टैब्स के लिए आपको क्या है कि नेविगेटर के अंदर आइए और यहाँ पे देखिए बॉटम टैब्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसका एग्जांपल दिखा रखा है कि आप कैसे यूज कर सकते हो इसका। इसमें दो तीन ऑप्शन है, एक मटेरियल बॉटम बॉटम टैब्स है, ये एक और ऑप्शन है कि टॉप टैब्स अगर आपको यूज करने हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ड्रॉअर है अगर आपको साइड से ड्रॉअर यूज करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सिंपली हमको क्योंकि
बॉटम टैब्स की ज़रूरत है, तो हम बॉटम टैब्स इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने बता रखा है टैब्स के लिए क्या है कि फिर से आपको एक नेविगेटर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर आपको स्क्रीन्स डिफाइन करनी पड़ेंगी। अब क्या है, पहले हमने ये देखा था कि हमको स्क्रीन के बीच में नेविगेशन कैसे कर सकते हैं और उसका स्टैक कैसे बना सकते हैं। जो नीचे के बॉटम टैब्स हैं उसके अंदर स्क्रीन्स को पास करना होगा ताकि उन पे क्लिक करने पे हम किसी भी स्क्रीन पे नेविगेट कर सके, मतलब जो भी स्क्रीन हमने असाइन करी होगी जिस भी टैब को, वो उस स्क्रीन पे लेकर चला जाए। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे इसके अंदर स्क्रीन के अंदर एक स्टैक्स नाम का फोल्डर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे और यहाँ हम इसका नाम दे देते हैं मेन स्टैक डॉट जेएस। ठीक है, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और होम स्क्रीन क्योंकि हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, सेटिंग स्क्रीन, सेटिंग स्क्रीन। ठीक है, तो हमने ये दोनों यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। ऐप डॉट जेएस में जाइए, हमको यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट स्क्रीन और नेम पास कर देते हैं जैसे कि मेन, और कंपोनेंट में हम वो पूरा मेन, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, पहले हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन स्टैक, ठीक है, इसको यूज कर लेते हैं और बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे मेन पास कर देते हैं क्योंकि अब हमको चाहिए जो टैब्स हैं बॉटम के वो डिस्प्ले होने चाहिए पहले। और उस टैब्स के अंदर हमने क्या कर रखा है, हमने होम स्क्रीन को मेन टॉप पे रख रखा है, तो मतलब अब सबसे पहले वो होम पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इनिशियल स्क्रीन का नाम दे सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी स्क्रीन विजिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने नीचे 4 टैब रखे हैं, परंतु उसमें से आप चाहते हो यूजर सबसे पहले जब भी ऐप ओपन करे तो सबसे पहले सेकंड टैब पे जाए, तो वो हम यहाँ पे इनिशियल स्क्रीन का नेम चेंज कर देंगे यहाँ पे, और वो बाय डिफॉल्ट सेकंड स्क्रीन को ओपन करेगा। ठीक है, तो जो भी आप नाम पास करोगे यहाँ पे इनिशियल में, वो स्क्रीन को यूज करने लगेगा। अब क्या है, मेन स्टैक को हमको इंपोर्ट करना होगा और स्टैक्स के अंदर है मेन स्टैक। ठीक है, और इसका हम नाम चेंज कर देते हैं मेन स्टैक। ठीक है, सेव करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। ये देखिए नीचे, अब आप देखोगे तो यहाँ पे 2 टैब आ गए हमारे पास बॉटम में, होम और सेटिंग्स। ये क्या है, ये आइकन्स के क्योंकि डिपेंडेंसी दिखा रहा है, यहाँ पे हमने आइकन पास नहीं करे हैं इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है, पर हमारे जो 2 टैब हैं वो यहाँ पे विजिबल हैं। हाँ, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको क्या है कि होम स्क्रीन से हम जो है ये पैरम्स पास कर रहे थे और वो अभी हमको यहाँ मिल नहीं रहे हैं, इसलिए हमको ये एरर आया है। तो उसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, तो अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं सेटिंग्स टैब पे प्रेस करूं तो अब मैं सेटिंग्स के अंदर आ गया। यहाँ आप देख रहे होगे 2 हेडर हैं, तो वो एक्चुअली में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने हेडर को डिसेबल नहीं करा है। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये हर एक स्क्रीन का एक हेडर डिस्प्ले करता है, तो हम उसको डिसेबल कर देंगे तो ये हमें डिस्प्ले नहीं होगा। पर हम जो फंक्शनैलिटी इंक्लूड करना चाह रहे थे कि हम टैब्स प्रेस करने पे, यहाँ देखिए होम पे, होम के अंदर आ गए, सेटिंग्स पे प्रेस करेंगे तो सेटिंग्स के अंदर आ गए। ठीक है, तो अभी इसको अगर हटाना है हमको तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ आप इनिशियल राउट का जो नेम है, जैसे कि मैं होम रख देता हूँ, तो ये बाय डिफॉल्ट होम को रन करेगा। और ऐप डॉट जेएस में स्क्रीन ऑप्शंस, और स्क्रीन ऑप्शन के अंदर हेडर शोन
फॉल्स कर देते हैं। इससे क्या है कि जितने भी स्क्रीन्स इस नेविगेटर कंटेनर के अंदर हैं, उसके अंदर से जो भी हेडर बाय डिफॉल्ट आ रहा था वो अब नहीं आएगा। इसको सेव करते हैं। देखिए अब जो हमने यूज करा था वो चला गया है। अब क्या है कि सिर्फ होम है और सेटिंग्स है। और अब आप देखोगे पहले जब हम यूज कर रहे थे सेटिंग्स को, तो वहां पे एक बैक आइकन आ रहा था। क्यों? क्योंकि तब सेटिंग्स उस टैग में आ रहा था, मतलब कि होम स्क्रीन के टॉप में आ रहा था। पर अब क्या है, सेटिंग एक इंडिविजुअल टैब है जिसके अंदर मल्टीपल आप स्टैक रख सकते हैं, मतलब कि मल्टीपल स्क्रीन और इंक्लूड कर सकते हैं, पर वो विद इन द सेटिंग्स टैब रहेंगी। ऐसे ही होम स्क्रीन के अंदर भी आप मल्टीपल स्क्रीन को इंक्लूड करा सकते हो और वो एक स्टैक के फॉर्मेट में एक के ऊपर एक आती रहेंगी। ठीक है। तो अब अगर हमको ये भी अगर हमको ये हेडर नहीं चाहिए तो इसका भी ऑप्शन है, आप इसको भी यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे डिज़ाइन की तरफ। और डिज़ाइन में हमको क्या क्या चाहिए, हमको 4 टैब चाहिए और 4 टैब्स के अंदर हमको ये आइकन्स भी दिखाने होते हैं। ठीक है। तो अभी हमको, अगर हम इसमें जाएं अपने मेन स्टैक के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो अगर मैं इनको 4 एज इट इज़ यहाँ पे डाल दूँ सेट, क्या क्या है, जैसे कि हमारे पास पहला है लाइव, दूसरा है गेम्स, तीसरा है ऑफर्स, चौथा है सेटिंग्स। ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। अभी क्योंकि हमने कंपोनेंट अभी बनाए नहीं है, ये स्क्रीन हमने अभी कहीं पे इनके लिए बनाई नहीं है, तो हम अगर मान लीजिए सेम ही अभी डिस्प्ले करते हैं और इनिशियल में हम लाइव वाले को दिखाते हैं और अब सेव करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और अब क्या है कि क्योंकि अब हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ से कमेंट भी कर दोगे तो आप देखोगे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने टैब्स के अंदर उनको डिफाइन कर दिया। और आप नीचे देखिए, लाइव, गेम, ऑफर एंड सेटिंग्स, तो हमारे पास 4 टैब्स आ गए हैं। अब हमारे को इनके आइकन्स डिस्प्ले करने हैं और इसका लुक एंड फील बिल्कुल वैसा करना जैसा हमको चाहिए। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। स्टाइल करने के लिए अब अगेन हमको पहले समझना होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग से ही आपको हर चीज स्ट्रक्चर करके रखनी होती है। तो स्टाइल करने के लिए क्या है कि एक तो नॉर्मल तरीका होता है कि आप हर जगह कलर यूज करिए, हर जगह फॉन्ट साइज यूज करिए, पर वो एक गलत अप्रोच है। गलत नहीं कहेंगे, पर वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको हर जगह यूनिफॉर्म रखना है। फॉन्ट साइज, कलर, बॉर्डर रेडियस, जो भी स्टाइल लगा रहे हैं आप या जो भी कलर यूज कर रहे हैं आप, वो पूरे प्लेटफॉर्म में यूनिफॉर्म होना चाहिए। और वो यूनिफॉर्म कब होगा? जब आप हर चीज का वेरिएबल बना लोगे। अगर मैं एक फाइल बना लूं और वहां पे इन सारी चीज के वेरिएबल बना लूं, तो मुझे पता है कि मैं पूरे प्लेटफॉर्म में मैक्सिमम कितने कलर यूज कर रहा हूँ, कितना बॉर्डर रेडियस यूज करने वाला हूँ, क्या फॉन्ट साइज है, क्या फॉन्ट का वेरिएशन क्या है। तो हर चीज मैं एक अगर अगर एक फाइल के अंदर अच्छे से उसको मेंशन कर दूंगा, तो मुझे या फिर और किसी डेवलपर को बहुत आसानी हो जाएगी उसको समझने के लिए कि अगर पूरे ऐप के अंदर कुछ भी सीएसएस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सिर्फ एक फाइल में चेंज करिए और सारी जगह चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए अब हमको करना क्या है, हम असेट्स के अंदर ही जाते हैं और असेट्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ कॉन्स्टेंट्स नाम का। अब मैं कॉन्स्टेंट के अंदर एक और फाइल बनाता हूँ जिसका नाम हम देंगे theme.js। ठीक है। इस theme.js के अंदर हम करेंगे क्या, हम जो भी अपने ऐप के अंदर कलर यूज करने वाले हैं, फॉन्ट साइज यूज करने वाले, वो सारा हम यही डिफाइन कर देंगे। जैसे कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डायमेंशंस को यहाँ पे इंपोर्ट कर। डायमेंशंस क्या है कि हमें हेल्पफुल होता है जब हमें कोई भी स्क्रीन की विड्थ या हाइट लेनी हो, तो वो डायमेंशन से पता चलता है हमको। तो क्या करेंगे, उसको कॉन्स्ट विड्थ हाइट इज इक्वल टू डायमेंशंस डॉट गेट। और कहाँ से मिलेगा ये? विंडो से। ठीक है।
तो ये यहाँ से हम विड्थ हाइट हमने ले ली, ताकि अगर हम पूरे ऐप में कहीं पे भी किसी भी स्क्रीन पे हमको अगर ज़रूरत है विड्थ या हाइट की, तो हम सिंपली ये कांस्टेंट को यूज़ कर लेंगे। वरना हमको करना क्या पड़ेगा, हर स्क्रीन में इसको यूज़ करना पड़ेगा ऐसे। तो बेटर है कि हम यहाँ पे डिफाइन कर दें और फिर यहाँ से इंपोर्ट करते रहें, ठीक है। अब क्या है कि हम अगला क्या है कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कलर्स। कलर्स इसलिए क्योंकि ताकि आप जो भी कलर यूज करें वो स्पेसिफिक रहे, उससे ज्यादा आप उससे बाहर आप कुछ भी यूज ना करें। मैक्सिमम 2 से या 3 कलर यूज करते हैं और उन्हीं कलर के वेरिएशन यूज करते हैं, मतलब कि किसी की ओपेसिटी ज्यादा होगी, किसी की ओपेसिटी कम है, परंतु मैक्सिमम 2 कलर, 2 या 3, बस इससे ज्यादा आपको कलर यूज नहीं करने हैं, क्योंकि 7 रंगों का अगर आप ऐप बना दोगे तो वो लगेगा ही नहीं कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने ऐप बनाया है। बहुत ही बेकार लगेगा अगर आप कलरफुल, पूरा ही कलरफुल, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है हो सकता है मल्टीपल कलर यूज करने पड़ जाए, पर जो एक प्रीमियम लुक देना होता है हमें किसी ऐप का, आपको 2 या 3 कलर से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो हम कलर कहीं पे यूज कर सकते हैं, जो मतलब कि टाइटल के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, या फिर कोई भी अ, हम बटन बना रहे हैं उसका जो टाइटल है, तो वहाँ पे हम मैक्सिमम क्या कलर यूज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, और जनरल कलर क्या यूज करने वाले हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जैसे कि व्हाइट का कलर ये रहने वाला है ब्लैक, ये कलर होता है ग्रे, ये आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ग्रे जरूरी नहीं है कि आप ये वाला यूज करें, जैसे कि हो सकता है ग्रे के केस में मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है, रेड कलर और ग्रीन, ठीक है। अब हम जो मेन कलर हमको यूज़ करने हैं अपने पूरे ऐप के अंदर, हम उनका कलर कोड ले लेते हैं। तो यहाँ आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक तो इसका बैकग्राउंड जो कलर है, अगर मैं उस पे जाऊँ तो यहाँ देखिए 202321, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसका हम नाम दे सकते हैं ऐप प्राइमरी, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी कलर हो जाएगा, क्योंकि यही हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। ये जो कलर है वो है 202, इसका ही एक वेरिएशन है ये। इसको हम ऐप सेकेंडरी बना देते हैं। ऐप सेकेंडरी हमारा ये कलर हो जाएगा, और फिर है हमारे पास ये जो हम येलो कलर यूज़ कर रहे हैं, ताकि ऐप के अंदर जो येलो कलर है उसका कलर कोड ये है, हमको इजीली रिमेम्बर है, ठीक है। अब एक और कलर हम देखें, इसका जो ग्रीन कलर है वो है ये, ठीक है। तो इसे ही हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं ऐप ग्रीन। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बोला था कि आप मैक्सिमम 2 से 3 कलर यूज करिए, पर इतने सारे कलर इंक्लूड कर दिए। ये जो कलर है वो हमें कहीं पे बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि अगर आपको डिलीट का बटन दिखाना है तब तो आपको रेड कलर दिखाना ही होगा ना, तब आप ब्लैक कलर नहीं दिखा सकते, क्योंकि डिलीट एक बड़ी फंक्शनैलिटी है। मतलब कि उस एक्शन के लेने के बाद में हो सकता है कि कोई इंपॉर्टेंट डेटा लूज हो जाए, तो हमको स्पेसिफिक कलर वहां पे चाहिए ताकि यूजर को वो अलर्ट दिखा सके हम, इसलिए हमको बाकी के कलर की जरूरत है। पर मेनली जो हम यूज करेंगे उसका हम इस तरीके से वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, ताकि हमको इजिली रिमेम्बर रहे कि ऐप के अंदर मेनली जो कलर यूज हुए हैं उनका कलर क्या क्या है, ठीक है। बाकी हम आगे देख लेंगे, फिलहाल तो आई थिंक इतना इनफ है। और अब है, ये तो हो गए कलर्स। ऐसे ही हम यहाँ पे साइजेस को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, और इसके अंदर ही हम और साइज भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि S1 मतलब साइज 1, और इसके अंदर हम देना चाहते हैं 10 पिक्सल, साइज 2 12। आप इसको किसी तरीके से भी नेमिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको साइज 1 देने की जगह इसको, अगर मैं इसको और स्पेसिफिक नाम दूं तो साइज एक्सेल्स, मतलब कि सबसे
छोटा साइज हमारा, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज जो है वो ये रहेगा। और या फिर हम कर सकते हैं साइज एस एम, मतलब कि स्मॉल साइज। फिर रख सकते हैं साइज मीडियम, मीडियम 14 साइज रख सकते हैं। साइज नॉर्मल, नॉर्मल कितना 16 पिक्सल रख सकते हैं। फिर साइज लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ठीक है। ऐसे ही आप जितना मर्जी यूज कर सकते हैं। और इसको अगर मैं थोड़ा सा और ऐड करूं, एस 3 एक्सेल, इसको कर देते हैं 26, ठीक है। तो आई थिंक इतना इनफ है। फिर ऐसे ही हम रेडियस, जो हम बॉर्डर रेडियस यूज करेंगे उसको भी डिफाइन कर लेते हैं पहले से ही। रेडियस, तो रेडियस भी हम स्मॉल साइज में बता सकते हैं। तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, रेडियस एक्स्ट्रा स्मॉल, मतलब कि कितना, 2 पिक्सल दे सकते हैं। ऐसे स्मॉल 4, मीडियम 6, नॉर्मल 8, लार्ज रेडियस, एक्स्ट्रा लार्ज रेडियस। और ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें और ऐड करते रहिए, ठीक है। जैसे कि मैं एक एक और ऐड कर देता हूँ, एक्सेल 50, ठीक है। बाकी रेडियस को एक्चुअली यूज कैसे करते हैं, क्योंकि हम रिएक्ट नेटिव के अंदर परसेंटेज यूज नहीं कर सकते हैं रेडियस के अंदर, तो हमको ये नंबर ही देना पड़ेगा। पर एक तरीका है जिससे कि हम अगर परफेक्ट किसी को सर्कल बनाना है तो हमको क्या करना होता है, जो भी विड्थ और हाइट है उसका हाफ यूज करना होता है। अगर मान लीजिए 50 पिक्सल विड्थ है, 50 पिक्सल हाइट है, तो आप उसका हाफ यूज कर लीजिए, 25, तो रेडियस एक्चुअली में उसका 50% अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है, अब हमने रेडियस भी हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, और क्या होगा, फॉन्ट, एक्सपोर्ट फॉन्ट्स। फॉन्ट्स, फॉन्ट के यहाँ पे अलग अलग हम वेरिएशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि एफ, जो रेगुलर होगा, जिसे हम नॉर्मल फॉन्ट बोलेंगे, उसको हम यूज करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं फॉन्ट के अंदर उसका नाम क्या है, इसका नाम है पॉलिश रेगुलर, ठीक है। ऐसे ही दूसरा होगा, तो अब क्या है कि अगर हम कहीं पे भी ये वेरिएशन यूज करना होगा तो सिंपली हम ये पास कर देंगे तो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, जो भी ग्लोबली स्टाइल हम यूज करने वाले हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक कंटेनर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो कंटेनर का बाय डिफॉल्ट ये होना चाहिए। या फिर हम इसको कर दें कलर्स डॉट, इसका हम ऐप प्राइमरी यूज करना चाहते हैं, ऐप प्राइमरी। तो हर एक कंटेनर में जहाँ पे भी हम ये क्लास यूज करेंगे उसमें क्या होगा कि उसका बाय डिफॉल्ट वो फुल साइज ले लेगा और उसका बैकग्राउंड कलर प्राइमरी अप्लाई हो जाएगा। तो अब हमको ये स्टाइल हर एक स्क्रीन पे जाके लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी हमको जरूरत है हम सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे इसको और ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से जितना भी हम यहाँ पे स्टाइल यूज करेंगे, मतलब कि जो भी हम जनरल स्टाइल यूज करेंगे, जो कि मतलब कि हम मैक्सिमम जगह पे यूज करने वाले हैं, हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं, कोई भी क्लास बना रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और अगर आपको वो बार बार यूज करना पड़ रहा है तो बेटर है आप उसको नई फाइल में ऐड करिए और वहां से इंपोर्ट करके जहां जहां पे यूज करना है वहां यूज करिए। अब क्या है,
कमेंट लिखना बहुत जरूरी है जहां पे भी आपका कोड ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है ना, जैसे कि स्टाइल्स के अंदर क्या है कि अब हम बहुत सारी क्लासें डिफाइन करने वाले हैं, कि हम मल्टीपल स्टाइल डिफाइन करने वाले हैं, तो ये एक अच्छी अप्रोच है कि आप उस पे कमेंट डाल दें कि यहाँ से यहाँ तक आप कंटेनर्स, जैसे कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि लेआउट स्टाइल जितने भी रहेंगे वो यहाँ से रहेंगे, और उसके नीचे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ बटन स्टाइल्स। उसके नीचे क्या है, मैं सारे बटन स्टाइल को ऐड कर सकता हूँ, ऐसे ही शैडो पैडिंग वगैरह जो भी मुझे डिफाइन करनी वो मैं यहाँ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इन सारी फाइलों को एक जगह एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, कॉन्स्ट ऐप थीम, आप जो जो मर्जी नाम दीजिए, और इसके अंदर हम कलर्स, साइजेस, फॉन्ट्स, रेडियस और स्टाइल्स, आई थिंक इतना ही हम यूज कर रहे हैं, और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप थीम। अब क्या है, हमारी ये फाइल रेडी है। अब मतलब कि हमको हर स्क्रीन में ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको क्या यूज करना है, क्या लिखें। सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अब एक काम और करते हैं, इस थीम के अंदर ही हम एक फाइल बना लेते हैं index.js की। ये हम क्यों बना रहे हैं ये समझ लेते हैं। अब क्या है कि अभी तो हमने यहाँ पे थीम डिफाइन करा है, ऐसे ही अब हमारे पास एक फाइल होगी जिसके अंदर हम सारी इमेजेस एक ही जगह पे सारी इंपोर्ट करेंगे और वहां से एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि हमको इमेज जो है हर स्क्रीन के अंदर इंपोर्ट करनी ना पड़े, कि सेपरेटली आपको पूरा पूरा पाथ मेंशन करना पड़ रहा है कि आपको यहाँ से इंपोर्ट करना है स्टैटिक्स फोल्डर के अंदर से। तो बेटर है आप इमेजेस को भी एक जगह इंपोर्ट कर लीजिए। ऐसे ही जब हम एनिमेशंस यूज करेंगे या फिर जितना भी स्टैटिक कंटेंट रहेगा हमारे स्क्रीन्स का, मान लीजिए अगर हमको कुछ स्टैटिक डेटा वहाँ पे डिफाइन करना है, तो वो सारा हम इंपोर्ट करेंगे इंडेक्स फाइल से, और इंडेक्स फाइल के अंदर से ही वो सारा एक्सपोर्ट होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने क्या करा है, इंपोर्ट कलर्स, साइजेस, फॉन्ट्स, रेडियस, स्टाइल्स, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली इन सारों को एक्सपोर्ट कर देते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि इसका क्या जरूरत है, पर जब हमारे पास सारी फाइल्स आ जाएंगी इमेजेस की, एनिमेशंस की, कांस्टेंट डेटा की, तब यहाँ पे आपको वो ज़्यादा बेटर लगेगा, और या फिर जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तब आपको ये थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस हम इसको ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये टोटली डेवलपर पे डिपेंडेंट होता है कि डेवलपर किस फाइल को कितने अच्छे से स्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है। ये जो मैंने आपको तरीका बताया है ये एक अच्छी अप्रोच है कि आपने अपना जितना भी वेरिएबल्स है, जितना भी कलर स्टाइल है, साइज है, बॉर्डर रेडियस है, फॉन्ट है, वो सब आपने एक फाइल में कर दिया है। आप इसको भी ब्रेक कर सकते हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कलर्स यूज करने हैं, बहुत ज़्यादा आपको साइज है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, तब आप क्या करिए, सबकी एक एक फाइल बनाइए और सबको एक जगह इंपोर्ट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उससे होगा क्या, अगर आपको कभी भी फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर कलर को चेंज करना है जो आपने हो सकता है 50 स्क्रीन पे यूज करा है, तो आप सिंपली इस कलर वाली फाइल के अंदर जाइए, या फिर जैसे हमारे केस में हम सिर्फ यहाँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और सिंपली उस कलर का हेक्स कोड या फिर आरजीबी जो भी आपको यूज करना है यहाँ से चेंज करिए और डायरेक्टली पूरे ऐप में अप्लाई हो जाएगा। तो इतना इजी हो जाएगा हमारे लिए आगे कोडिंग करना। पहले क्या होता था, जैसे नॉर्मली हम वेबसाइट बनाते थे तो आप HTML फाइल का यूज करते थे, और HTML में हमको हर एक कंटेंट बार बार यूज करना पड़ता था, हेडर फुटर ये सब, और फिर चेंजेस करने के लिए हमको क्या करना होता था, फिर बार बार जाके हर एक फाइल में चेंज करना होता था। इसलिए फिर ये मतलब कि फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट आया कि अगर आप एक ही जगह पे डिफाइन करिए, जैसे हम रेक लाइब्रेरी यूज करते हैं तो वहां पे यही कॉन्सेप्ट, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि आप बस एक जगह पे डिफाइन करिए और बाकी जगह इंपोर्ट कर लीजिए, जैसे ये है। अब हम इसको और बेटर कर सकते हैं, और बेटर कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अ, यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर
मैं एक फाइल बना लेता हूँ कॉमन डॉट जेएस नाम से। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, डेटा डॉट जेएस रखिए, ठीक है। कॉमन में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जितना भी कॉमन डेटा है मैं यहाँ से इंपोर्ट करने वाला हूँ। कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप देखोगे या कोई और ऐप देखोगे, वहां पे आप पाओगे ये भी स्क्रॉलेबल होता है। आप इस बॉटम टैब को भी स्क्रॉलेबल बना सकते हो। तो आपको करना क्या है, तो आप इंस्टेड ऑफ उसको एक एक करके ऐड करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट बना लीजिए। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कॉन्स्ट बॉटम टैब्स लिस्ट, ठीक है। कंपोनेंट क्या यूज करने वाले हैं, जैसे कि अभी के लिए हम इसमें डाल देते हैं होम स्क्रीन, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको देखोगे, ये डॉट डॉट करके इंपोर्ट हो रहा है, और वैसे तो ये गलत इंपोर्ट हुआ है, इसको इंपोर्ट ऐसे नहीं बल्कि इंपोर्ट ऐसे होना चाहिए, इंपोर्ट होम स्क्रीन, ठीक है। तो ये जो डॉट डॉट करके है, ये मतलब कि ऐसे अगर मान लीजिए आपने 5 फ़ोल्डर के अंदर जाके कोई स्क्रीन का नाम दिया है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमको करना क्या है, आप सिंपली एक फ़ाइल बनाइए जिसका नाम रख देंगे हम jsconfig.json, ठीक है? और इसको सेव कर दीजिए। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तब आपकी ये वाली फ़ाइल काम हो जाएगी। आप इसी में उसको जो मैं चेंजेस बता रहा हूँ वो यूज़ कर सकते हैं। परंतु हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमको jsconfig फाइल बनानी होती है। अब tsconfig की हमको ज़रूरत नहीं है, तो चाहें तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको कंपाइलर के ऑप्शंस डिफाइन करने हैं। ये इसका कोडिंग से कुछ लेना देना नहीं है, ये बस हमारे हेल्प के लिए है, जैसे कि ताकि एज ए डेवलपर हमको इजी हो उसको इंपोर्ट वगैरह करने में, ठीक है। तो कंपाइलर ऑप्शन में हम बेस यूआरएल मेंशन कर देते हैं, बेस यूआरएल डॉट, मतलब कि वो इसी इसी फोल्डर के अंदर चेक करे, इससे बाहर ना जाए। और फिर पाथ मेंशन कर देते हैं। पाथ्स आप मल्टीपल भी डिफाइन कर सकते हो, सिंगल भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। परंतु अगर मैं एक जनरल पाथ की बात करूं, जैसे स्टार और इसके अंदर एसआरसी और एसआरसी के अंदर जितने भी फोल्डर हैं, क्योंकि हमारा जितना भी कोड है वो सोर्स के अंदर है और इसके अंदर ही हमको चेंजेस करने हैं। तो मैंने मेन डायरेक्टरी का दे दिया है और बाय डिफॉल्ट वो सेम फोल्डर के अंदर रहेगा। तो इससे होगा क्या है, सोर्स और उसके बाद जितने भी फोल्डर हैं फाइल इंपोर्ट करनी है। तो अगर अब मैं इसको सेव करूं और अब दोबारा ट्राई करते हैं इसको इंपोर्ट करने का, देखिए अब क्या है कि इसने सिर्फ डायरेक्ट स्क्रीन होम और होम स्क्रीन से, मतलब स्क्रीन के अंदर गया है और स्क्रीन के अंदर होम, होम के अंदर होम स्क्रीन। तो अब क्या है कि अब बहुत ही क्लीन लग रहा है और हमको पता है कि ये अब इसका एक्चुअल पाथ कहाँ पे है। हमको वो बार बार एक फोल्डर बैक जाना, एक फोल्डर अंदर जाना, उस सब के झंझट की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको डेवलपर से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, आप पहले ये चेक करिए आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट, उसके हिसाब से फाइल क्रिएट करिए और वहां पे ये जो है ऑप्शंस मेंशन कर दीजिए। अब हमको यहाँ पे आइकन चाहिए। आइकन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, पहले अपने फिग्मा डिजाइन पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं हमको पहला आइकन जो चाहिए, उसका नाम यहाँ पे रडार दे रखा है। ये जो नेम है वो हो सकता है डिफरेंट हो लाइब्रेरी में, तो आपको बस इसका रिलेवेंट कुछ भी नेम सर्च करके देख लेना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं रडार सर्च करता हूँ तो यहाँ वो नहीं दिखा रहा है हमको, तो हो सकता है इसका नाम वाईफाई सर्च करें, नहीं ये दूसरा है, या फिर ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे आइकन मिल गया। अब देखिए इसको यूज करने के काफी तरीके, आप इसको पीएनजी की तरह यूज करिए या एसवीजी की तरह यूज करिए, या फिर नॉर्मल आप इसको एज ए कंपोनेंट यूज कर लीजिए। कॉपी करिए इसको और चलते हैं यहाँ पे
यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। अब क्या है कि हमको हर जगह साइज सेम रखना है, तो हम क्या करते हैं, इसका साइज 25 रख लेते हैं। ठीक है। और या फिर इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइजेस ये हो गया। और कलर के लिए हम अपने फिग्मा डिजाइन पे चलते हैं और देखते हैं हमको कलर की क्या जरूरत है। बाय डिफॉल्ट जो कलर रहेगा वो ये रहेगा, जो कि है 8593A3, जो हमने थीम में ये ऐप ग्रे के नाम से यूज कर रखा है। तो अब हमको सिंपली यहाँ पे कलर में क्या करना है, कलर्स इंपोर्ट कर लीजिए, डॉट ऐप ग्रे। अब देखिए कितना इजी हो गया है हमको यहाँ पे कलर वगैरह मेंशन करना, साइज मेंशन करना, इसलिए वो स्ट्रक्चर जरूरी है। ठीक है। अब क्या है, हम अगर अपनी डिजाइन में जाएं तो हम देख रहे हैं जब एक्टिव हो रहा है तो इसका कलर अलग हो जा रहा है और इनएक्टिव में कलर अलग है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक एक्टिव आइकन करके यूज कर सकते हैं और ब्रॉडकास्ट साइज सेम रख सकते हैं और कलर्स में कर सकते हैं कलर्स डॉट ऐप येलो। ठीक है। चलिए, तो अब क्या है कि एक्टिव होने पे हम ये वाला आइकन दिखा देंगे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर मान लीजिए एक्टिव होने पे आप वेरिएंट चेंज करना चाहते हो, मैं जैसे इसका वेरिएंट रख देता हूँ, जैसे ये लीनियर है, लीनियर बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर इसको बोल्ड रखना चाहें तो इसका जो वेरिएंट है वो हमको बोल्ड मेंशन करना होगा। ठीक है। तो जैसे ये भी कर सकते हैं, वेरिएंट में यहाँ यूज करूँ और इसको इनिशियली लीनियर रखता हूँ, परंतु जब एक्टिव हो तो ये बोल्ड हो जाए। ठीक है। अब सेम ही हमको 4 टैब बनाने हैं ऐसे। तो अब हमारा ये बॉटम टैब्स के जो डेटा है वो रेडी है। तो चलिए इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो क्या है कि हम ऐसा डेटा और भी ऐड करने वाले हैं जो हमको रिक्वायरमेंट होगी आगे। तो हम इसको क्या करते हैं, एक कांस्टेंट में डाल लेते हैं ऐप, और इसके अंदर हम जितना भी हम स्टैटिक डेटा रखेंगे वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और बाय डिफॉल्ट हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसको सेव कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इंडेक्स फाइल में जाएंगे और यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट स्टैटिक डेटा। यहाँ आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं, परंतु जब आप करली ब्रेसेस यूज करते हैं तब आपको वही नाम यूज करना होता है जो आपने वहाँ पे फाइल में एक्चुअली में यूज किया होता है। ठीक है। तो इसको कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं हम, कॉमन से। ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट करवा देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने मेन स्टैक के अंदर यूज करेंगे। अब हमको इन सब की जरूरत नहीं है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बॉटम टैब को पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से करना है हमको, ये करना है हमको स्टैटिक डेटा से। और स्टैटिक डेटा के अंदर क्या था, बॉटम टैब लिस्ट। बॉटम टैब लिस्ट के अंदर उसको मैप कर देंगे, जो भी डेटा था हमारा। ठीक है। और अब यहाँ पे टैब का नेम, टैब का कंपोनेंट, और एक चीज हमको यहाँ और ऐड करनी पड़ेगी, वो है की, ताकि उसको रेंडर करने में कोई भी इशू ना हो। तो हम यहाँ पे उसका आईडी यूज कर लेंगे। ठीक है। आइकन्स अभी हम ऐड करते हैं, तो पहले इसको रन करके देखते हैं। और इसकी हमको जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके। तो ये हमको अनेबल टू रिजॉल्व मॉड्यूल। ओके। तो ये कह रहा है कि इसको ये मॉड्यूल नहीं मिल रहा है।
पर अगर आप इसके ऊपर होवर करोगे तो इसका पाथ जो है वो सोर्स असेट्स कॉन्स्टेंट्स इंडेक्स एकदम करेक्ट पाथ है हमारा, पर फिर भी हमको ये एरर आ रहा है। उसका रीज़न क्या है कि हमने जेएस कॉन्फ़िग में तो इसको मेंशन कर दिया, पर कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि वो उसको सही से उसका पाथ उसको मिल नहीं पाता है। तो हमको क्या करना है, जब हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि babel.config के अंदर एक्चुअली में ये डेवलपर्स को हेल्प करने के लिए होता है, ये फ़ाइल, कि इसके अंदर हम अपना कुछ भी कस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड ऐड कर सकते हैं कोड। तो उसके लिए क्या है कि हमको यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ताकि हमको जो इंपोर्ट वाला एरर है और जो इसको पाथ नहीं मिल रहा है वो दोबारा ना आए। इसको कॉपी करिए और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेव डेव, क्योंकि ये डेव डिपेंडेंसी है, क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम पे ही हमको इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अंदर ये ऐड होगी। तो अगर हम इसके अंदर जाएं और पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाएं, तो यहाँ देखिए, यहाँ डेव डिपेंडेंसी यहाँ पे मेंशन है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये यहाँ पे बेबल प्लगइन मॉड्यूल रिजॉल्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब इसका यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं। तो हमने इसमें थोड़े से चेंजेस करे हैं। चेंजेस ये है कि जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि मॉड्यूल रिजॉल्वर, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। रूट रूट हमने फोल्डर का जो भी नाम दिया है, और फिर हम एक टिल्ड सिंबल यूज़ कर रहे हैं, और ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ की है कि सोर्स फोल्डर के अंदर जितना भी फोल्डर या सब फोल्डर है, हम सबको इस टिल्ड सिंबल के साथ में यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम एक स्पेसिफाई कर सकें कि हम सिर्फ इसके अंदर के फोल्डर को ही इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और फिर साथ में ही थोड़ा चेंजेस यहाँ करा है। यहाँ पे मैं पहले स्टार यूज़ कर रहा था, अब टिल्ड स्टार यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इंपोर्ट करते टाइम पे। और अगर अब हम इसमें जाएं अपने फाइल में, तो अब देखो यहाँ पे सारी जगह पे टिल्ड सिंबल लगा हुआ है, तो इससे क्या है कि वो डायरेक्ट उसी फाइल को रेफर करता है, ठीक है। अब हम मेन टेक्स्ट टैग में इसको सेव करें, तो हमारा जो है नीचे टैब्स हैं जो हमने सेलेक्ट करे थे वही आ रहे हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है हमको, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस में आपको करना क्या होगा, जैसे कि एक है इसमें टैब बार आइकन, टैब डॉट, ठीक है, और सेव करते हैं। देखो, अब जैसे हमने टैब डॉट आइकन यहाँ पे करा, तो हमारे वो आइकन सारे यहाँ पे आ गए हैं। अब क्या है कि यहाँ पे इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, जिसका नाम है फोकस्ड, ठीक है। फोकस्ड का मतलब ये है कि अगर जो भी, अगर ये करंटली टैब अगर फोकस्ड है, तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे दूसरा आइकन रेंडर कर सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी है। तो अगर फोकस्ड है तो हम इसका क्या करेंगे फिर, मान लीजिए अगर ये फोकस्ड है, तो टैब डॉट एक्टिव वाला आ जाना चाहिए, नहीं तो टैब डॉट नॉर्मल जो आइकन है वो आ जाए, ठीक है। सिमिलरली हम कलर और साइज भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। अगर हम रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन यूज कर रहे होते, तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए कि हम कलर और साइज नॉर्मली यहाँ से पास कर सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पे अपना दूसरा लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। तो ये फिलहाल हमारे किसी काम के नहीं है, तो इसको हटा देते हैं और इसको सेव करते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये फोकस्ड है, इसका कलर जो है वो येलो हो गया है, और बाकी सारे ग्रे कलर के हैं। अब हमको करना क्या है, नीचे जो टैब्स का जो नेम आ रहा है उसका साइज हमको चेंज करना है। अगर हम अपने डिज़ाइन में चलें, यहाँ देखें, तो यहाँ जो फॉन्ट का जो साइज है वो 12 पिक्सल है, ठीक है। टैब बार के अंदर जितना भी हमको स्टाइलिंग देनी होती है, वो यहाँ हमको टॉप में देनी होती है, ताकि जो भी हम यहाँ पे डिफाइन करें वो अंदर जितने भी इंडिविजुअल टैब हैं उसके अंदर अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होगे टैब डॉट स्क्रीन
और उसके अंदर फिर हमने जो भी उसका नेम है और आइकन है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी स्टाइल में हमको क्या यूज करना है, स्क्रीन ऑप्शंस। यहाँ हम सबसे पहले ऐड करते हैं टैब बार एक्टिव टिंट कलर। एक्टिव टिंट कलर क्या करता है, ये जो कलर है इस अगर एक्टिव होगा तो वो कौन सा होना चाहिए, मतलब कि जैसे आइकन के नीचे जो एक अ, हम टाइटल डिस्प्ले कर रहे हैं या नेम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसका कलर क्या होना चाहिए। तो अभी हम यूज कर लेते हैं कलर्स डॉट ऐप प्राइमरी। तो मतलब कि ये वाला कलर यहाँ पे यूज होने लगेगा जो भी टैब एक्टिव होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैं टैब पे जा रहा हूँ तो उसका जो है वो कलर हमारा प्राइमरी वाला यूज हो रहा है। सिमिलरली इनएक्टिव के लिए टैब बार इनएक्टिव टिंट कलर। इनएक्टिव में हम ग्रे कलर यूज कर रहे हैं, तो ये इनएक्टिव में ग्रे कलर यूज करेगा। ठीक है, देखिए अब क्या है कि ये जो टैब हैं ये स्क्रीन से रिलेटेड हैं। ये जितना भी ये टैब्स हैं उनकी एक स्क्रीन है। जैसे कि मैं गेम्स में जा रहा हूँ तो उसकी एक स्क्रीन आ रही है, ऑफर्स में जा रहा हूँ उसकी एक स्क्रीन आ रही है। तो अब क्या है कि हमको जो ये हेडर आ रहा है ये हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपना कस्टम हेडर यूज करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे ये पास करेंगे हेडर सोन और इसको फॉल्स कर देंगे। जैसे ही मैं इसको फॉल्स करता हूँ देखिए ऊपर से हेडर गायब हो गया। अब मैं किसी के अंदर भी जाता हूँ तो अब कोई भी हेडर नहीं आने वाला है। जो हमने यहाँ पे मेंशन करा था, अगर आप इसके अंदर देखें, इसके अंदर हमने मेंशन करा था हेडर्स ऑन फॉल्स। ये था उन स्क्रीन के लिए जो इन स्टैक से बाहर है या इनके अंदर होने वाली है। ठीक है, परंतु अगर हमको इन टैब्स के अंदर की स्क्रीन्स का जो हेडर हटाना था तो उसके लिए हमको स्पेसिफिकली इस वाले नेविगेटर कंटेनर के अंदर हमको मेंशन करना होता है कि हमको हेडर नहीं चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उस हिसाब से चेंज कर लीजिए। यहाँ देखिए जो ये लेबल आ रहे हैं नीचे, इनको लेबल बोलते हैं। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो देखना नीचे से ये सारे चले जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसको हमें ट्रू रखना है ताकि इसका जो भी नाम है वो हम यूज कर सकें। फिर आता है टैब बार आइकन स्टाइल। ये जो आइकन है अगर इस पे कुछ भी आपको स्टाइल अप्लाई करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दे सकता हूँ मार्जिन टॉप, बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ 20। देखिए आप जिस तरीके से इनको जो स्टाइल देना चाहते हैं वो आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे पैडिंग, बॉटम। ठीक है, तो अब फिलहाल हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। बस आपको दिखाने के लिए था कि आप आइकन्स को अगर कुछ स्टाइलिंग करनी है आपको, उनकी पोजीशन वगैरह चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास टैब बार स्टाइल। जैसे कि अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ कलर्स डॉट ऐप प्राइमरी, सेव करते हैं। देखिए और हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, परंतु यहाँ हमको कलर जो है वो दूसरा वाला यूज करना है। ये हमको यहाँ प्राइमरी नहीं, यहाँ का हमको ऐप सेकेंडरी यूज करना है। देखिए वो कलर लग आ गया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। तो पैडिंग देने के लिए हम पैडिंग, देखिए एक तो ये तरीका है कि आप पैडिंग टॉप से अलग दें, बॉटम से अलग दें, और एक है इक्वल पैडिंग देने के लिए तो वो हम पैडिंग वर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे पैडिंग वर्टिकल अगर जैसे पैडिंग वर्टिकल अगर मैं 10 देता हूँ तो आप देखिए इसने दोनों साइड से पैडिंग लिया है, और हमको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, इसकी हाइट का है, तो वो हमको हाइट देनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में आपको उसके लिए करना क्या होगा, उससे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम बता देता हूँ। हमने एक जगह गलती कर दी है, वो ये है कि हमको यहाँ पे
मैंने यहाँ पे कैपिटल में विड्थ और हाइट यूज़ कर लिया था, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि हमको जो यहाँ से जो हमको वैल्यू मिलती है वो लोअर केस में विड्थ और हाइट, क्योंकि जो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर हम कर्ली ब्रेस करके कुछ भी इंपोर्ट करते हैं, उसके कुछ भी डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम विंडोज़ के अंदर से अगर हम डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हमको उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो अगर मैं इसको अब वहाँ जाके, अब यहाँ क्या करते हैं हम, जैसे हाइट चाहिए हमको, ठीक है, तो हाइट या तो हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक भी रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ और उसमें ओएस चेक कर लेता हूँ, और ओएस के अंदर हम देखते हैं क्या वो ओएस एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड है तो हम, या तो हम एक स्टैटिक हाइट दे सकते हैं, परंतु कुछ कमेंट आए मेरे पास कि ट्राई करना कि हर डिवाइस के हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाए लेआउट। तो उस केस में हमको, और वैसे भी एक ये अच्छी अप्रोच है कि आप हर चीज़ को डायनेमिक रखें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइजेस डॉट हाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है, और इसमें यूज़ करेंगे 0.09, ठीक है। तो अगर एंड्रॉयड है तो इतनी हो जाए, नहीं तो साइजेस डॉट हाइट इंटू 0.1। अब क्या है, जो भी डिवाइस का हाइट होगा उसका वो इससे मल्टीप्लाई कर देगा, तो हमको एक बॉटम टैब्स का हाइट मिल जाएगा। अब देखिए इसका एक अच्छा हाइट आ गया है, मतलब कि अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना। और क्योंकि हमने पैडिंग वर्टिकल दे रखा है, तो पैडिंग वर्टिकल देने की बजाय हम इसको पैडिंग बॉटम दे देते हैं, ताकि बॉटम से ये ऊपर आ जाए, ठीक है। देखिए, और अभी हमने क्या है कि एक्टिव टिंट कलर ऐप प्राइमरी दे रखा है, जबकि होना चाहिए वो ऐप येलो। लीजिए, तो अब ये यहाँ से सही दिख रहा है ना। अभी हमको इसमें और क्या ऐड करना है, अगर आप देखोगे एक तो जो लेबल है या फिर जो भी हमने टैब का नेम यूज़ किया है वो बहुत ही छोटा दिख रहा है, और साथ ही में इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गैप कम होना चाहिए, ठीक है। तो इस गैप को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टैब बार आइकन स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे हम दे सकते हैं मार्जिन बॉटम 15 कर दें, ठीक है। तो अब देखिए, अब दोनों के बीच में गैप इक्वल है। स्पेस देखिए, जो हमको चाहिए एग्जैक्टली वैसा ही हमको मिल रहा है। जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फ़ॉन्ट का साइज़ के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमें इस स्क्रीन ऑप्शन के, ये जो टैब बार स्टाइल है इससे बाहर आइए, और यहाँ पे टैब बार लेबल स्टाइल, ठीक है। हाँ, इसमें आपके पास और भी ऑप्शन है, आप इस लेबल का पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो टॉप पे ला सकते हैं, चाहे बॉटम पे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले हम स्टाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज कितना रखना है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 12 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, साइजेस डॉट एस, और कितना था ये हमारा, देख लेते हैं एक बार। हमने एस स्मॉल यूज़ करना है, ठीक है। तो एस एस एम हम यूज़ कर लेंगे। फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ करनी है, फॉन्ट्स डॉट, और यहाँ अगर हम देखें तो फॉन्ट क्या है, नॉर्मल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो रेगुलर के लिए हमने फॉन्ट क्या यूज़ किया था, फॉन्ट नॉर्मल, ठीक है। तो रेगुलर के लिए हम फॉन्ट नॉर्मल यूज़ कर लेंगे, और सेव करते हैं।
अब देखिए इसका जो साइज है वो बढ़ गया है और ये अब काफ़ी बेटर लग रहा है पहले से। आप चाहें थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि SM की जगह अगर हम MD यूज़ करें, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है ये देखने में। अब देखिए अब जो है हमारा टैब परफेक्ट लग रहा है जैसा हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे टैब बार लेबल पोजीशन, ठीक है। लेबल पोजीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है। एक तो बिलो आइकन, मतलब कि जो आइकन है उसके जस्ट नीचे दिखाना है, और दूसरा है बिसाइड आइकन, मतलब कि उसके साइड पे दिखाना है। अगर जैसे मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ तो आप देखोगे ये आइकन के बराबर में आ गया है। किसी हो सकता है आपके किसी ऐप में रिक्वायरमेंट हो कि आपको ऐसे डिस्प्ले करना हो, तो आप उसको पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमको उसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें शैडो इफेक्ट देना है तो हम शैडो इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि शैडो कलर। शैडो का कलर क्या है, कलर्स डॉट ऐप प्राइमरी। शैडो ऑफसेट, मतलब कि उसमें कितना विड्थ होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, ये हम ऑफसेट डिफाइन कर सकते हैं। सेव करेंगे। अभी हमको वो विजिबली नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, पर उसका जो इफेक्ट है वो एक्चुअली में अप्लाई हो चुका है। एक जो है हम ये और यूज कर सकते हैं, टैब बार हाइड ऑन कीबोर्ड। इसको ट्रू कर देते हैं। देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि हम इसके क्यों कर रहे हैं, क्या ही यूज होगा इसका। एक्चुअल में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसका मतलब ये है कि जब अगर हम कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो ये टैब बार है वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाना चाहिए। तो इसका हम वहाँ यूज़ करेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए। तो उसके लिए भी हमको ये मेंशन यहीं पे करना होता है कि जब भी इसमें कोई भी कीबोर्ड का यूज़ होता है, कहीं पे भी हम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, टाइपिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये हाइड हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि ये होम होम स्क्रीन है, ठीक है। होम स्क्रीन में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं स्टाइल यूज़ करूँ और स्टाइल में स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं और गो टू होम। अब देखो अब हमारा लुक एंड फील बिल्कुल वैसा होने लग रहा है जैसा हम चाहते थे। आ गया एकदम एग्जैक्ट वही हमको दिख रहा है, ठीक है। परंतु हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी बॉर्डर यूज नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बॉर्डर आ रहा है, उसको भी चलो हटा देते हैं। उसके लिए आप यहाँ जाइए और अब जो है काफी सही लुक आ रहा है इसका, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गिटहब में पोस्ट करेंगे जो भी हमारे चेंजेस हैं। देखिए हमने यहाँ से रिव्यू कर लेते हैं एक बार। आज की ट्यूटोरियल में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और आशा करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि पहली बार मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उस हिसाब से चेंजेस करते रहूँ आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल हैं उनमें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।